आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पंजाब और केपी के असेंबलियों के इंतखाबात होंगे या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर शख्स जानना चाहता है। खासतौर पर पंजाब और केपी के में रहने वाला हर एक शहरी इस सवाल के जवाब का मुतलाशी है कि क्या इन दो सूबों में इंतखाबी अमल हो सकेगा या नहीं, और ये होगा तो क्या बर वक्त होगा या नहीं। ये सवाल ऐसा है जिससे आज पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, सियासत जुड़ी हुई नजर आती है। पंजाब और केपी के ये दो ऐसे सूबे हैं जो पाकिस्तान में हुकूमत बनाने और हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर बात हो वफाकी हुकूमत की, तो पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां पे ये कहा जाता है, एक आम तासुर है कि अगर इस सूबे में किसी की अक्सरियत है तो हुकूमत वफाक में उसी सूबे की, उसी पार्टी की होती हुई नजर आती है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि पंजाब और केपी के में असेंबलियां तहलील हुई, इंटरिम गवर्नमेंट आई, और इंटरिम गवर्नमेंट के आते ही अब एक और मरहला है जो सामने आ रहा है, वह है तबादलियों का, तकर्रियों का और ट्रांसफर पोस्टिंग का। ये जो मामला है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया, वो क्या कहा गया आज आपको सुनाते हैं। ये और सबसे जो बदतरीन चीज, जो मजाक है कि मुल्क में बहरान इसलिए पैदा हुआ कि आपने एक जमहूरी अमल जो है, एक चलते हुए जमहूरी अमल को एक रजीम चेंज की साजिश के तहत उसके अंदर बिगाड़ पैदा किया, उसके अंदर एक गैर मुंतखब हुकूमत को लेकर आए, 156 सीटों वाले वजीर आजम को घर भेजा गया और 84 सीटों वाले को वजीर आजम बनाया गया। अगर 90 दिन के अंदर जानबूझ के आप इलेक्शन नहीं कराते हैं तो आर्टिकल 6 लगता है, गद्दारी का मुकदमा बनता है, सजाए मौत बनती है। जो पाकिस्तान के अवाम के साथ आपने कर दिया है, जिस तकलीफ से, मैं जहां पर जिस वक्त मैं बताऊं आपको जाता हूं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, जिधर रस्ते में आते हुए बेरा में रुका, वहां पे लोग आ गए, लोग गिड़गिड़ा के हमसे कह रहे खुदा का वास्ता इमरान खान से कहें मेरी जान बचाएं इन लोगों से। कौम अदालत की तरफ देख रही है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अदालतें जो है वो मायूस नहीं करेंगे पाकिस्तान की कौम। वो वक्त गुजर गए। बदतरीन माशी बहरान पाकिस्तान के ऊपर नाजिल किया गया है, सियासी इंतशार पैदा करके। ये जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तर मुश्किलात पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के कारोबारी तबकों के लिए, ये खत्म होना शुरू होंगी, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। सबसे पहले ये सूबों के इलेक्शन तो होने ही होने, उसकी तारीख इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, और वो तारीख आने के बाद इंशाल्लाह ताला इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा, इनको जनरल इलेक्शन भी अनाउंस करना पड़ेगा और पाकिस्तान एक नए मैंडेट की तरफ जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पंजाब पुलिस को जो है ना, उस FIR के ऊपर एक अपनी हतक इज्जत का दावा जरूर दायर करना चाहिए। वो कह रहे हैं निहत्ता फरोख हबीब जो खड़ा हुआ था, सारी सबने वीडियो दी हुई है, उस निहत्ते फरोख हबीब ने पंजाब पुलिस का फेंटा लगाया, उनसे डकैती की, उनकी तो इज्जत मिट्टी में मिला के लग दी। उन्होंने ये इल्जाम लगा के कि इतनी कमजोर बुजदिल पंजाब पुलिस है कि एक अकेला फरोख हबीब ने उनके साथ ये कर दिया। फरोख हबीब अच्छा दलेर आदमी है, और एक गैर कानूनी तरीके से हाई कोर्ट के जज के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए, आपको पता है, आप लोग बहुत सारे आप में से हाई कोर्ट को भी कवर करते हैं, 3 दफा जज साहब ने 2 टोक फैसला दिया था कि फवाद चौधरी को मेरे सामने पेश किया जाए, और जज की हाई कोर्ट की रूलिंग को, इस फैसले को की खिलाफ वर्जी करते हुए, खुल्लम खुल्ला गैर कानूनी तरीके से खिलाफ वर्जी करते हुए उसको लाहौर से बाहर ले जा रहे थे। इसलिए फरोख हबीब ने वहां पे उनको रोकने की कोशिश की थी। वो एक जज के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी को सपोर्ट कर रहा, मतलब अपनी अदलिया के साथ खड़ा हो रहा था। सिर्फ फवाद चौधरी नहीं, वो अपनी अदलिया के साथ खड़ा हो रहा था। कैसे हम करेंगे? देखो, मुझसे कल भी किसी ने सवाल पूछा कि जी ये तो बड़े मुश्किल हालात हैं, तो वो और भी लिस्टें बन रही हैं, तो आपको उठा लिया जाएगा। ये हमारे लिए कुछ तज्जुब की बात नहीं है। जिस वक्त हम ये फैसला कर रहे थे ना असेंबलियां तोड़ने का, उस वक्त हमें लोगों ने ये कहा था कि देखें आपके ऊपर फिर जुल्म होगा। ये सामने देखते हुए, समझते हुए ये फैसला किया गया। ये जरा कान खोलकर सुन लें आप जो डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचते हुए हमने ये फैसला किया था, समझते हुए कि ये खतरा है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जाएंगी। लेकिन 2 रास्ते थे हमारे पास। एक, अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपने से खतरा बचाने के लिए हम असेंबलियां चलाते रहें और निजाम को चलते रहने देना दें, या दूसरी तरफ मुल्क डूब रहा है, वहां पे सिर्फ तहरीके इंसाफ के चंद लीडर्स की बात नहीं है,
وہاں اسد عمر اور فواد چودھری کے صرف گرفتار ہونے کی بات نہیں ہے, ادھر 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. اگر اس مستقبل کو بچانے کے لیے ہمیں تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مردوں کی طرح اس تکلیف کا بھی مقابلہ کریں گے. تو آپ نے سنا اسد عمر کی گفتگو کو, اور جس انداز سے اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ جو پنجاب میں اس وقت ہو رہا ہے یقینی طور پہ یہ پوری طور پہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. اسی حوالے سے جوائن کریں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جناب کامران ساقی صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو الیکشن کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا, کیا یہ آئینی ہے یا غیر آئینی, اور اگر یہ آئینی ہے تو پھر اس کے اوپر تنقید کیوں کی جاتی ہے. کامران صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کامران صاحب, یہ پنجاب میں ہمیشہ سے ہوتا تو ہے کہ اپنے مرضی کے عہدیدار لگائے جاتے ہیں, بلکہ پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں یہ رواج ہے. اب اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلیم ہے کہ ایک ایسی ٹیم کو لایا جا رہا ہے جو ان کے حساب سے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے, کیا اس دعوے میں, کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں, یہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کروائے اور ان لوگوں کو, نیوٹرل لوگوں کو لے کے آئے جن کا تعلق کسی پارٹی سے نہ ہو, یا تعلق اگر انفرادی سطح پہ ہے بھی تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ آپ جیسے تو پاکستانی کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں, کسی بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن اسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے. دوسری جانب یہ الزامات ماضی کے اندر بھی لگتے رہے ہیں اور اب بھی یقیناً تحریک انصاف کی طرف سے لگتے ہیں. جب تحریک انصاف جو ہے وہ اقتدار میں 2018 تو اس سے پہلے وہ بھی ایسے چیزوں کو جو ہے وہ اپناتی رہی ہے. اپوزیشن الزام لگاتی رہی ہے کہ تب جو قائم مقام حکومت بنائی گئی اور تمام جو الیکشن کمیشن تھا اور جو بڑے ادارے تھے وہ ان کی سپورٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے وہی لوگوں کو لگایا جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے صرف ایک واحد پارٹی کو اچانک اتنی بڑی اکثریت سے جو ہے وہ جتا دیں. تو ایسا ہی اس بار وہ الزامات لگاتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک ان کا ثوابدیدی اختیار ہے. لیکن کیا پروسیس ہوتا ہے کہ یہ جو تبادلے کیے جاتے ہیں, کیا یہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہوتا ہے, یہ تھرو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب قائم مقام حکومت قائم ہو جاتی ہے اور یا الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے خصوصاً, تو الیکشن کمشنر جیسے ابھی بھی انہوں نے کیا کہ وہ ایک نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں جس میں تقرریاں تبادلوں کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے پوری, اور اس کی بنیاد پر آپ کوئی بھی جو تقرری یا تبادلہ کرنا ہے وہ آپ الیکشن کمیشن سے پوچھے بغیر جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو آئینی ہے اور آئین جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے. تاہم کوئی بھی ایسی جو تقرری ہے جو الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر قائم مقام حکومت کرتی ہے یا کوئی اور صوبہ یا معذرت ساقی صاحب, آپ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ تحریک انصاف نے تو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی تنقید کی. قائم مقام حکومت جو ہے محسن نقوی صاحب جس کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کے اوپر برملا بڑے اوپنلی تنقید کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی صورتحال میں تو یہ سارا سینیریو تبدیل ہو جاتا ہے؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ طور پہ پلاننگ کے طور پہ یہ تمام در تبادلے کیے جا رہے ہیں تاکہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوا جا سکے. آپ نے جب ایک چمچ سے یا ایک چور راستے سے کسی کے گھر میں گھسے ہوتے ہیں یا گھر میں گھسے ہوتے ہیں کسی کے بھی, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ راستے اپنائے جا سکتے ہیں. ماضی کے اندر اگر انہوں نے ان راستوں کو, ان جگہوں کو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے کہہ لیجیے اس چور راستے کو استعمال کیا, تو یقیناً انہیں پتا ہے, انہیں کوئی الہام تو نہیں ہوا کہ یہ راستے اور یہ اثر انداز کیا جا سکتا ہے. وہ ان کرپٹ پریکٹسز میں بدقسمتی سے جو نہیں ہونی چاہیے وہ اس میں ملوث رہے ہیں ماضی میں, اور یہ اپوزیشن کا بھی الزام رہا ہے جو اس وقت اپوزیشن تھی اور یہ حکومت میں تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بہرحال یہ ایک آئینی طریقہ ہے, اگر کوئی اقدامات انہیں لگتا ہے کہ وہ آئین سے بالا اس کے تابع نہیں ہے یا اس کو منفی کرتا ہے یا وہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسٹرب کرتا ہے, تو یقیناً ان کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یا معزز عدلیہ وہاں پہ موجود ہے, ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں, الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹائیں, انہیں کہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر کی فلاں تقرری ہوئی ہے تو اسے روکیں. لیکن میری نظر سے کوئی ایک ایسی تقرری نہیں گزری جس کی پرمیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے. ٹھیک ہے, تھرو پرمیشن ہوا, لیکن آپٹکس میں ہمارے یہاں سیاست میں آپٹکس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا. محسن ساقی صاحب, محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے, لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کی پرویز الہی صاحب سے ایک رشتہ داری بھی ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ محسن نقوی صاحب شہباز شریف صاحب سے اگر ملاقات کر رہے ہیں تو دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات کرتے, تاکہ جو تاثر ہے کہ یہ نون لیگ کے مرہون منت ان کی خواہش کے مطابق ان کو لگایا گیا, تو یہ تاثر کو ظاہر کیا جا سکتا؟ دیکھیے, ان کے پاس وقت ہے نا, عمران خان کے پاس, وہ اپنے دیے ہوئے ناموں اور ان کے ناموں کے اندر اتفاق کر لیتے, ٹیبل پہ بیٹھ جاتے. جب آپ بیٹھے ہی نہیں, آپ نے انہیں کسی قابل نہیں سمجھا, تو وہ تو ملاقاتیں کریں گے. عمران خان نہیں ہے کیا پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے
क्या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या अंदर खाते कोई दूसरे, लेकिन अभी अगर मैं ये कहूं कि खान साहब ने, परवेज इलाही साहब ने नहीं भी किया, तो जिम्मेदारी शायद मोहसिन नकवी साहब दिखा सकते थे, क्योंकि ओहदा इस वक्त उनके पास है ना, और उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इस सूबे में तो उनके घर के खिलाफ, घर के बाहर जो है वो एहतजाज के लिए जा रहे हैं, आप तो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो आ क्यों गया है। वो तो फिर भी खुले दिल से उसने किसी को इनकार नहीं किया, जिम्मेदारी यकीनन है, लेकिन उनका काम जो है वो निगरान हुकूमत चलाना है। उनके पास हुकूमत नहीं है, वो सिर्फ निगरानी कर रहे हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और जो अगले आने वाले इंतखाबात है। ना उनके पास कोई सुलह सफाई का ठेका है, ना कोई चीजों का। पर साकी साहब, अगेन सवाल फिर ये होगा ना कि क्योंकि जब वो उनको वजीर आला के तौर पे नामजद किया जा रहा था, तो ये वो सारे मामलात को भी जानते थे, खदशात से भी वाकिफ थे कि इसके ऊपर एक रद्द अमल आएगा। अगर मोहसिन नकवी साहब इस रद्द अमल को किसी तौर पे कम करने के लिए, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग की फिजा कायम करने के लिए कुछ रवाबित कर लेते या कुछ राब्ते कायम कर लें, आज भी कर लें, तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शन जो एक है वो एक बेहतर फिजा में हो सकता है? सर, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक रूल्स के तहत, अपने जो रूल्स डिफाइन है, आइन डिफाइन है, उनके तहत पूरे कानूनी तकाजों को पूरा करके, जब दोनों पार्टीज अपोजिशन और हुकूमत मुत्तफिक नहीं थी या किसी नाम पे मुत्तफिक नहीं हुई, तो उन्होंने उस प्रोसीजर को पूरा करके उतने दिन उतने घंटे वेट किया और उन्हें अपॉइंट कर दिया है। अब कोई किसी की तरह से भी एतराज करे तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो यकीनन हर मामले में वो खटखटा ही सकता है, लेकिन बज़ाहिर किसी एक्ट की किसी चीज की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि कानूनी और आईनी कोई खिलाफ वर्जी नहीं है, लेकिन इस सूबे में इंतखाबी अमल कराना एक इंतखाबात करवाना बेहतर माहौल है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अमन अमान का भी जिम्मेदार है। और इस वक्त समझे कि हुकूमत असल में इलेक्शन कमीशन के पास है या इलेक्शन कमिश्नर के पास है या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास है। ये तो कठपुतली है, वो कहेंगे नकवी साहब को कि ये आईजी हमें लग रहा है कि ये नहीं कंट्रोल कर पाएगा, तो वो बदल देंगे। खुद से तो वो बड़े फैसले ले ही नहीं सकते ना, वो तो सिर्फ निगरानी कर रहे हैं जो ऑन गोइंग चीजें चल रही हैं। बहरहाल फिर भी आपका जो पॉइंट है कि भाई लोगों को मिला ले, मिल ले, मुलाकातें करें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो किस पार्टी से मुलाकात करें और किससे ना करें। तो एक या दो लोगों से मुलाकात हुई तो आपने उन पे एतराज किया है, अगर उन्होंने खुद ये तो उन्होंने रास्ता खुद दिया ना साकी साहब, ये रास्ता तो उन्होंने खुद खोला ना, कि जब उन्होंने, चलें शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, लेकिन वो पार्टी के सदर भी तो है ना, वो नून लीग का फेस भी तो है ना। अगर उनसे मुलाकात हुई है तो फिर दीगर से भी मुलाकात हो तो सकती थी। वजीर आला और वजीर आजम के मिलने में कब पाबंदी रही है? नहीं, कोई पाबंदी नहीं, दोनों के पास सियासी होता नहीं रहा। नहीं, माजी के अंदर भी मुलाकातें रही हैं, पहले भी जो लोग निगरान वजीर आजम रहे हैं उनकी मुलाकातें जो है वो वजीर आजम से रही हैं, सदर से रही हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। वफाक के बगैर आप पंजाब की हुकूमत को कैसे चला सकते हैं? बिल्कुल सही है। अंदर इस वक्त माशी सूरत हाल है, डॉलर नहीं आपको मिल रहे, गंदम शॉर्ट होती जा रही है, आपके पास चीजें खरीदने के लिए कुछ नहीं है, आपकी पंजाब के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो निगरानी जिसने इन मामला की करनी है, वो अगर वफाक से नहीं मिलेगा तो बेचारा भूखा मर जाएगा। वो कैसे उसे उम्मीद होगी कि वफाक जो है वो पंजाब की सपोर्ट ना करे और उसके ताल्लुक ना अच्छा रखे, तो और वो सूबे को चला लेगा? ये मुमकिन नहीं है। ये यकीनी तौर पे एक नजरिया हो सकता है, लेकिन साकी साहब एक और अहम मसला ये भी है कि पंजाब और केपीके में जो इंतखाबी अमल होना है, अभी इस वक्त जो इतलात कुछ इस तरह की भी आ रही है कि पीडीएम में भी दो धड़े मौजूद हैं। एक शायद इस सोच के साथ है कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, और एक शायद इस सोच के साथ है कि इंतखाबी अमल चाहे सूबों का हो या वफाक का हो, सारी असेंबलियों का एक साथ होना चाहिए। तो अब यहां पे आपको लगता है कि पंजाब और केपीके में इंतखाबी अमल हो सकेगा बर वक्त? पंजाब के अंदर तो कम से कम नहीं होगा, केपीके के अंदर भी अभी होता हुआ उस तरह से दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं पंजाब को करीब से हम देख रहे हैं और मैं वहां पे ही मौजूद हूं, तो मुझे आइडिया है कि अभी ये हल्का बंदियां जो है वो आपको शायद इल्म में गुजरा हो कि पिछले दिनों चैलेंज हुई है और उनके ऊपर एक डिसीजन भी हुआ है कि आप छंग और कुछ इलाकों की हल्का बंदियों का उन्होंने कहा कि ये दोबारा से असर न देखें, कि वो मामला उठेगा तो एक आधा और वकील को किसी को पेश करेंगे, ये हल्का बंदियां तोड़वा देंगे, फिर ये मर्दमशुमारी के नाम के ऊपर थोड़ा सा डिले करेंगे, फिर कोर्ट इंटरफेयर करेगा, फिर इन्हीं हल्का बंदियों के ऊपर या पिछली इलेक्शन की हल्का बंदियों पे इत्तेफाक करवा के ये इलेक्शन करवाएंगे। और इसमें मेरा ख्याल है कि ये अगस्त तक जो है वो कम से कम इसे ले जाए। तो अगर मैं कहूं कि जो 90 दिन की जो मुद्दत जिसके बारे में कहा जाता है कि आईनी मुद्दत है, इस 90 दिन के अंदर इंतखाबी अमल होना है, इसके लिए आपको लगता है कि गुंजाइश पैदा हो जाएगी या कर दी जाएगी? लोकल गवर्नमेंट के लिए इससे भी कम मुद्दत है, जो आज इसके लिए आपने जो है वो इलेक्शन करवाने होते हैं। पूरे मुल्क की 73 साल तारीख के अंदर 3 या 4 या बड़ी मुश्किल से 5 दफा
लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए हैं, वो आप 70 दिन या 90 दिन पूरे करें तो कितने बनते हैं। ये कानून आपके लिए और मेरे लिए है जनाब। जब आपको पकड़ना है, उन्होंने कराची से या मुझे लाहौर से पकड़ना है, तो उन्होंने कहना है कि भैन ने बिजली चोरी की थी तो इन्हें फांसी ला दो, या इसने 1 रुपया चोरी किया तो फांसी लगा दो। अपने अरबों और खरबों के लिए इन्होंने चोर रास्ते बना लेने हैं। लाखों रुपए करोड़ों रुपए कंसल्टेंसी लेने वाली लॉ फर्म जो है वो उन्होंने हायर कर लेनी है, और इन सारी चीजों से उन्होंने निकल आना है। ये परेशानी हमें और अगर आपकी इस बात को मैं सच साबित मान लूं और ये हो जाता है इस तरीके से आप कह रहे हैं, जिसके यकीनी तौर पे वाज़े इम्कानात भी हैं, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? अगर ये इंतखाबी अमल में ताखीर हो जाती है तो क्या पीडीएम की जमातें इसके बेनिफिशियरी होती हुई नजर आ रही हैं आपको? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो पीडीएम को हो चुका। जो पंजाब के अंदर परवेज इलाही साहब ने एंड पे जो असेंबलियां तोड़ने से इनकार किया और टाल मटोल की, और एंड पे करप्शन के जो उनके ऊपर इल्जामात हैं, बहरहाल अभी साबित नहीं हुए लेकिन इल्जामात हैं, सियासी भर्तियों के इल्जामात हैं, फाइलें खुल रही हैं, तो उससे पीडीएम को फायदा हुआ और पीटीआई को उसका नुकसान हुआ जितना वो डिले में गया मामला। अगर ये डिले में ना जाता तो हमने माजी करीब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में देखा है कि पीटीआई ने 10 में से 7 या 8 नशिस्तें जो है वो जीती हैं, यानी 70% उनकी रेशो रही, 70+। बिल्कुल सही। तो आप अगर वो इसी हालात में वो चले जाते तो पीडीएम को नुकसान होता और पीटीआई को फायदा होता। जिस तरह से वक्त गुजरेगा, पीटीआई की जो मकबूलियत कितनी स्टैंड करती है ये भी लोग देखेंगे, और पीडीएम मुल्क की मईशत को कितना सहारा देने में कामयाब होती है वो भी देखेंगे। मतलब ये सारा जो इस वक्त इंतखाबी अमल है वो माशी सूरत हाल के ऊपर दारोमदार कर रहा है ना? देखिए सर, आम आदमी को रोटी नहीं मिलेगी तो आप उसके पास मांगने जाएंगे तो वो आपको ईंट मारेगा, अपने खाली बर्तन दिखाएगा, अपने पेट को से कपड़ा उठा के दिखाएगा कि मेरे बच्चों के क्या हालात हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें मिल से निकाल दिया है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उसके घर में क्या हालात हैं। तो वो क्या करेगा? वो आपके पास तो नालियां सोलन की सियासत पंजाब में है तो सही, लेकिन आप कितना को उन्हें उससे मुतमिन कर? ये बिल्कुल मैं चाहूंगा साकिब साहब एक फाइनल कमेंट इस पे भी कर दें कि हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई और अब जिस्मानी रिमांड की जो सजा उसको भी मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन खुर्रम हबीब साहब के हवाले से ये पर्चा दायर कर दिया गया, मुकदमा दायर कर दिया गया कि उन्होंने कार्य सरकार मुदाखलत की है। आपको लगता है कि जो गिरफ्तारियों का अमल जो शुरू हुआ है या जो मुकदमात का जो अमल शुरू हुआ है इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा या शायद ये यहाँ पे रुक जाएगा, थम जाएगा? सर, ये आज से नहीं है। ये अगर आप देखें तो भुट्टो से पहले और जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम के बाद ये अभी तक ये अमल जारी है। जिन्होंने इनके ऊपर पर्चे करने हैं, करवाने हैं, इन्होंने कोई दूध के दूल्हे नहीं है। राना सनाउल्लाह के ऊपर किसने पर्चा किया? अगर वो वाकई सच था, हकीकत पे मबनी था, तो उन्हें 9C के तहत फांसी पे लटका क्यों नहीं दिया गया? अगर वो झूठा मुकदमा था तो फिर उन लोगों के खिलाफ कायम किए गए मुकदमों वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सियासत में होता है। लेकिन आपको लगता है कि इस तनाजुर में एक बार फिर से हमें इसमें तेजी नजर आएगी? ये भी तो सियासत में ही हो रहा है ना, ये उसी की कड़ी है। आपने अगर उनके ऊपर करवाए हैं तो वो आप डेफिनेटली अब उनकी बारी है। हाँ बिल्कुल, जिसका ताल लगता है वो करते हैं। जब और इसमें मजीद तेजी होने के इम्कानात है? आपको क्या लगता है? अभी गिरफ्तारियां भी होंगी, अभी ये लोगों को आरे लगाने के लिए, महंगाई से, चीजों से त्वचा हटाने के लिए और सोशल मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसी आप बहुत सारे और कारनामे देखेंगे कर सकते। और क्या ये आखिरी इसकी गिरफ्तारी का जो मामला है खान साहब तक भी जा सकता है? हो सकता है, अगर नवाज शरीफ और उनकी बेटी गिरफ्तार रह सकती हैं तो इनके ये कोई इतने बड़े लीडर नहीं है कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, सब हमारे साथ मौजूद थे, यकीन तौर पे अपने तजिए से हमें आगाह भी कर रहे थे और जो इस वक्त जमीनी हकायक हैं उससे भी रोशनास कर रहे थे। लेकिन ये बात यकीनी है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी दर्जा हरारत है वो हर गुजरते दिन बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये कहना यकीनी तौर पे जहां पे कबलस वक्त है वहां पे ये प्रेडिक्ट करना कि आने वाले दिनों में सूरत हाल काबू में आ जाएगी ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इंतखाबी अमल पंजाब में केपीके में क्या बर वक्त होंगे इस हवाले से यकीनी तौर पर इस वक्त किसी किस्म की क्लैरिटी मौजूद नहीं है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी हमने देखा मंजर-ए-आम पे आते हुए कि जो इंतखाबी अमल की जो मुद्दत है, जो 90 दिन की मुद्दत है, वो कब पूरी हो रही है इस हवाले से भी एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। लेकिन इंतखाबात क्या इस दौरानिए में हो सकेंगे या नहीं, या फिर इंतखाबात एक साथ
कलेक्टिव तमाम असम्बलियों के वफाक के एक साथ होंगे और इसका बेनिफिशियरी कौन होता है, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, हालात अगर बेहतर ना हुए तो इसका ज्यादातर बोझ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर हो सकता है। दूसरी जानिब ये भी एक माइंडसेट है कि अगर इन 3 से 4-5 माह या 6 माह के अरसे में पीडीएम की गवर्नमेंट कुछ बेहतर नताइज प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए, जो महंगाई के हवाले से मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, अगर वहां पे कुछ काबू पा लिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा मकबूलियत है वो शायद ज्यादा अरसा स्टैंड ना कर सके। इसी हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे कि माशी सूरत हाल और माशी सूरत हाल के ऊपर होने वाले मामलात यकीन तौर पर पाकिस्तान की सियासत पे काफी ज्यादा असरअंदाज होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।